नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बाज़ डेवलपमेंट्स इस किस्म की होती हैं कि उनकी बाज़ गश्त बहुत दूर तक और बहुत देर तक सुनाई देती है। गुज़िश्ता रोज़ में, गुज़िश्ता 24 घंटे में जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी बाज़ गश्त भी बहुत देर तक सुनाई दी जाएगी। और पाकिस्तान के सियासी, कानूनी, समाजी और माशी हलकों में ये बहस हो रही है कि जो कुछ हुआ है गुज़िश्ता 24 घंटों में, इसकी अहमियत है क्या। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस नहीं आए, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया, उनकी जगह राना तनवीर साहब वहाँ पे नामजद हो गए, जिस तरह से PMLN की सियासी जमात के अंदर एक तब्दीलियाँ सामने आ रही हैं, जहाँ ख्वाजा आसिफ साहब पालेबानी लीडर नॉमिनेट हो गए हैं, जहाँ एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं, जहाँ खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन के सामने आ रहे हैं। और ग़ालिबन सबसे अहम ये कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो बहुत दिनों से, बहुत हफ्तों से खामोश थी, उनकी वो पहली दफ़ा अब पार्टी के अंदर उनको एक ओहदा मिला है, वो वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा उनको मिल गया है। और उसके बाद पहली दफ़ा उनके भारी भरकम किस्म के, सख्त किस्म के जो ट्वीट्स हैं वर्कर्स के नाम, वो भी सामने में आए हैं। साथ ही हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है, ये एक साइड इशू है कि वफाकी हुकूमत ने जिस तरह से स्टेट बैंक के गवर्नर को मुस्ताफ़ी होने पे मजबूर किया है, जिस तरह से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को सैक कर दिया गया है, ये भी इश्यूज़ हैं। बहरहाल जो प्रिंसिपल इशू इस वक्त सामने है वो ये कि PMLN के सियासी जमात के अंदर क्या कोई वाज़े तौर पर तब्दीली आ रही है, क्या वो वक्त आ गया है कि PMLN के ऊपर शरीफ ख़ानदान की गिरफ्त मजबूत होगी और एक सेकेंडरी लीडरशिप जो है वो सामने आएगी। ये वो बुनियादी सवाल है जिसको लेकर मुझे आज की इस बहस में ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ तज्ज़ियाकार जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब, जो मुझे लाहौर से ज्वाइन करेंगे। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे राना अफजल साहब, फैसलाबाद से DSNG में PMLN के सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान के स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रह चुके हैं। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ तज्ज़ियाकार और कॉलमिस्ट जनाब औरिया मकबूल जान साहब। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। लेकिन सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, कल की जो डेवलपमेंट्स हुई उसके हवाले से आपका एक ट्वीट जो है वो बड़ा लोगों ने गौर से देखा, जिसमें आपने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई हमेशा के लिए लंदन नहीं बैठ के बल्कि चंद दिनों या हफ्तों में वापस आ जाएंगे। क्या वजह है आपकी, ये इतला है या आपका एनालिसिस? इतला ये कि शहबाज शरीफ साहब मुस्तकिल तौर पर लंदन में काम करने का इरादा नहीं रखते। वो इस वक्त नैब को मतलूब नहीं है। उनकी जमानत हो चुकी है, PCL पर उनका नाम था लेकिन उनको जाने की इजाजत मिल गई है। तो ऐसे हालात में जो मुझे बताया गया है वो है कि वो मामूल का जो मेडिकल चेकअप उनका होता है, और आपको मालूम है कि वो एक कैंसर पेशेंट है, तो वो चेकअप हो रहा है और वो 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में वापस आ जाएंगे। अब एक ख्याल ये है कि वो रमज़ान के दौरान या उससे पहले आ जाएंगे, लेकिन एक ख्याल ये है कि वो रमज़ान के बाद आएंगे, तो ज़्यादा अरसा वो वहाँ नहीं रहेंगे। ये अब तक की इतला है। वैसे तो लंदन के मौसम की तरह सियासतदानों का मिजाज भी तब्दील होता रहता है, मगर बाद की बात जो होगी वो बात के साथ होगी, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकता। अब तक की मेरी इतला ये। शामी साहब, अगर ऐसा है तो फिर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे शहबाज शरीफ साहब का एकदम दफ्तन फ़क्तन उनका रिज़ाइन कर देना पब्लिक अकाउंट कमेटी के ओहदे से, जो बड़ी जद्दोजहद करके उनको मिला था, उससे उनका इस्तीफ़ा दे देना, वहाँ राना तनवीर साहब को नॉमिनेट कर देना, उसको फिर कैसे आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? देखिए, क्योंकि वो एक अरसे से यहाँ नहीं है और ये कमेटी जो है काम अपना नहीं कर रही, इसलिए उसका जवाब मुस्लिम लीग नून के वो हल्के जो शहबाज शरीफ साहब के करीब है वो यही बताते हैं कि इस कमेटी को अपना काम जो है वो तेज करने के लिए उन्होंने अपने आप को अलग किया है। लेकिन इसकी कोई और वजह भी हो सकती है, कोई और अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। इस बारे में मैं तरदीद नहीं करता उस बात की। लेकिन एक बात आप ये देखिए कि वो इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और कायदे हिस्से इख्तलाफ भी हैं, जो कि कलीदी अहमियत का ओहदा है और कौमी असम्बली में। तो इस लिहाज से ये तो नहीं कह सकते कि वो सियासत से अलग थलग हो गए हैं। रहेंगे क्या आपको लगता है कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की पोजीशन वो रखेंगे? आप समझते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी छोड़ दी, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तलाफ अब शहबाज शरीफ साहब रखेंगे अपने पास?
कि अगर वो सियासत से रिटायर होने का ऐलान नहीं करते तो उनको ये मनसब अपने पास रखना होगा और ये रखेंगे वो अपने पास। अगर सियासत से बिल्कुल किनारा कश होना चाहें तो फिर बात और हो। शामी साहब, लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप तो पाकिस्तान की 50 साल की जो सियासी तारीख है वो आपके सामने है। आपको लगता है कि इस तरह की सूरत हाल हो चुकी है कि अब PMLN के अंदर कोई दरारें होंगी, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक होंगे, पार्टी में कोई नया धड़ा इमर्ज करेगा? देखिए, अभी तक तो इसकी कोई इत्तला नहीं है और इख्तलाफ राय मौजूद है, लेकिन अभी रास्ते एक दूसरे से जुदा करने का वक्त जो है वो नहीं आया। और उसकी एक वजह ये भी है कि जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है वो ऐसी नहीं है कि किसी को अट्रैक्ट कर सके कि वो अपोजिशन की सफ़ों को छोड़ दे। तो हुकूमत की परफॉर्मेंस अगर बेहतर होती और उसकी तरफ लोग रग़बत महसूस करते तो फिर मामला मुख्तलिफ होता। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अपोजिशन को और मुस्लिम लीग नून को खासतौर पर छोड़ना जो है वो खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। और जो लोग मुंतखब होकर पार्लियामेंट में पहुंचे हैं या असेंबली में पहुंचे हैं वो ये रिस्क नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा उनके लिए और उनका कैरियर दांव पर लग जाएगा। उनका कैरियर दाव पे लग जाएगा। शामी साहब, बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ पॉलिटिकलिस्ट, हमें ये समझा रहे थे कि मौजूदा सूरत हाल में जहाँ एक आम तासुर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत कोई बहुत डिलीवर नहीं कर पा रही, PMLN के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनना, कोई धड़ा बनना, वहाँ कोई अलहदगियाँ होनी, इसका चांस जो है वो सियासी तौर पर कम से कम नज़र नहीं आता। तो हम एक दिन पहले हमने जब रेलवे मिनिस्टर जनाब शेख रशीद अहमद साहब से बात की तो शेख रशीद अहमद साहब से मैंने यही सवाल पूछा कि आप तो दिसंबर से ये दावा करते चले आ रहे हैं कि PMLN में फॉरवर्ड ब्लॉक निकलेगा, और अब जबकि नवाज़ शरीफ साहब की जो बेल की दरख्वास्त थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसको नहीं बढ़ाया है, तो क्या आपको लगता है कि PMLN के अंदर कोई फॉरवर्ड धड़ा निकल पाएगा? तो शेख रशीद अहमद साहब ने उसका ये जवाब दिया और मैं चाहूँगा कि प्रोड्यूसर साहब ये ज़रा हमें दिखा दें। ये पार्टी बड़ी ईद तक ग्रुप्स में बदल चुकी होगी। फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, नवंबर में भी कहा, दिसंबर में भी कहा, अब भी कहता हूं नून लीग में बनेगा। नून लीग में इसी साल में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। अच्छा, कौन कौन होगा उसमें? बोलना शुरू हो जाएंगे दो। मैं किसी का नाम क्यों वैसे खाम खा वक्त से पहले एक्सपोज करूं। नहीं, शेख रशीद साहब अभी तक बहुत पुरउम्मीद हैं कि अब के जो हालात हैं इसमें तो नून लीग में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। बहरहाल नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ी रीशफल हुई है और सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग की अंदरूनी सियासत जो है वो किस तरफ को जा रही है। सवाल लेके मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ चलता हूँ। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपने अब तक का मेरा पूरा जो इब्तदाइया था वो भी सुना, आपने उसके ऊपर मुजीबुर रहमान शामी साहब का सवाल जवाब थे जो तबसरा है वो भी सुना, आपने शेख रशीद अहमद का भी एक जो उनकी ख्वाहिश है या उनका एक एनालिसिस है वो भी आपने सुना। आपको क्या लगता है नून लीग के अंदर क्या कोई तब्दीली आ रही बहुत बड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम किबला शामी साहब का ये जुमला मेरे दिल को भा गया कि इस वक्त मुस्लिम लीग को छोड़ना खुदकशी करना है। तो अमलन तो नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून को छोड़ चुके हैं। अमलन तो मरियम नवाज छोड़ चुकी है। पिछले 4-5 महीने से देखे, चिड़िया उड़ी, तोता उड़ा, कबूतर उड़ा, कहाँ ट्वीट आते थे। अमलन मैं इतना ज्यादा साहिब इल्म नहीं हूं, मेरी अक्ल इतनी दूर तक नहीं जाती। जब मैं रोजाना वो 5 बंदे को फेंक दूंगा खलाई मखलूक, अचानक ये बयानात मंजर से गायब हो गए। अल्लाह ना करे कोई खुदकशी करे। इतने हसीन हालात में इतनी आइडियल पोजीशन है मुस्लिम लीग नून की, अल्लाह ना करे। तो दूसरा, शेख साहब की तो बात ही छोड़ देना। उनकी प्रिडिक्शन ये है कि आज 4 को हफ्ता है और 5 को इतवार होगी। अब मैं उनकी ऐसी प्रिडिक्शन कितनी की मानूं? वो तो 1000 दफा कह चुके हैं मुस्लिम लीग टूट गई, फलान टूट गया, ये होगा, मार्च में क्विक मार्च होगा, दिसंबर में सर्दी पड़ जाएगी। उनकी बातें छोड़ दे। अब लेकिन आपका क्या ख्याल है की तरफ आ जाते हैं। ये जो रीशफल है भट्टी साहब, ये जो रीशफल है इसकी क्या अहमियत? नहीं, ये देखें, ये असल रीशफल ये मियां नवाज शरीफ का विजन है। मैं सलाम करता हूं कि जो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी ना, वोट को इज्जत दो, इन्होंने वोट को जलील कर दिया। अपनी ही जमात में रातों रात नॉमिनेट करके ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया गया जिन्हें खुद भी नहीं पता था कि मैं बन रहा हूं। ये वोट को इज्जत है। ये वो NRO का एक असल पार्ट आया है सामने। क्या मैं बेवकूफ हूं कि सारी चीजें मान जाऊं?
मैं पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड आपके पास भेजता हूं मोहतरम, मेरे बड़े काबिल तराम है शहबाज साहब। मैं भी पिछले दिनों लंदन था, जिस अस्पताल से वो इलाज कराते मैं वो भी गया हूं, उस डॉक्टर से भी मिला हूं। 11 साल का आपने रिकॉर्ड देखना है, वो कितना अर्था लंदन इलाज के लिए, एक दिन का उनका ट्रीटमेंट होता है सिर्फ। जो उन्हें मरीज है, अल्लाह उन्हें सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती दे, आपने वो रिकॉर्ड जरूर देखना है। असल थे ग्रंटर मियां शहबाज साहब, मोहतरमा मरियम आड़े आई, अमाउंट बहुत बड़ी थी जिस पे सेटल नहीं हो रही, जिसे प्री बारिंग कह रहे हैं। मेरे हरदिल अजीज हुसैन नवाज और हसन नवाज को कुछ खदशात है। उसके बाद एक प्री प्लान तरीके से पिछले 4 या 5 दिन से ये बात हो रही थी, तो पार्टी में इख्तलाफत तो आ गए। मरियम नवाज जब जमात में नाइब सदर नहीं थी, वजीर आजम भी नहीं थी, लेकिन वजीर आजम वही थी, सदर भी वही थी, हर फैसला उनका होता था। जिसने उनके लिए ताली मारी तलाल वो वजीर हो गया, जिसने उनके ताली मारी दानियाल वो वजीर हो गया। तो पाकिस्तान में सियासत यही है, वोट को इज्जत दो लेकिन अपनी पार्टी को रुसवा करो। लिहाजा ये एक प्री बार्गेनिंग की एक पहली शिफ्ट है। अच्छा, मेरे साथ मियां शहबाज साहब को मियां नवाज शरीफ की जगह नदामत हुई है एक जगह पे। राणा साहब, ये जो तब्दीलियां आई हैं, ये दर हकीकत कुछ एनआरओ है, कुछ प्ली बार्गेनिंग है, तब्दीली आ रही है, पार्टी अपने आप को एडजस्ट कर रही है। दोनों भाई जो हैं वो अब पार्टी के मंजर आमा से पीछे हट रहे हैं, एक नई लीडरशिप पार्टी को लेके चलेगी। देखें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि रीशफलिंग का। मैं इसकी जगह लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा रीब्रेसिंग का। मेरा ख्याल है कि हमने अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ किया है और आगे जो वक्त आ रहा है जिसके अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक अवामी तहरीक शुरू होगी और एक अवाम का गैस व गज़ब जो है वो रमज़ान शरीफ के बाद, ईद के बाद आपको नज़र आएगा। तो वो उन तमाम चीज़ों के लिए मौलाना के साथ मिलके, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलके, पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, मेरा ख्याल है सारी अपोजिशन इकट्ठी होगी और होना चाहिए उनको, क्योंकि ये सारी अपोजिशन अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और पीटीआई से तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। और वो सारे इस चीज़ पर मुत्तफ़िक हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि इस हुकूमत की अगर नालायकियाँ कंटिन्यू कर गई तो पाकिस्तान को वजूद को ख़तरा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे वन मैन शो बनता जा रहा है, और वो भी वन मैन कोई जो है इस नहीं हो रहा है। राणा साहब, हुकूमत तो बिल्कुल भी मरूब नहीं है। उन्होंने कल रात को 9 रुपए बढ़ा दिए हैं पेट्रोल के। अगर वो आपकी एहतजाज से इतना डर रहे होंगे, 9 रुपए तो कल ठोके हैं उन्होंने पेट्रोल पे आवाम को। बिल्कुल ठोके हैं, और साथ उनको 2 तकरीरों में वो जिक्र कर चुके हैं कि अपोजिशन आ रही है, उनको खौफ है इस चीज़ का। उन्होंने भी रीब्रेस किया है, वो इंटीरियर मिनिस्टर लेके आए हैं जिन्होंने तड़ी शड़ी लगा दी है। और आप इसको यूं समझें कि दोनों तरफ से तैयारियां हो रही हैं, अब देखें क्या होता है। हाँ, अच्छा, और ये सब अगर मेरे साथ हैं, और ये मकबूल जान साहब, आपका क्या इस पे रिस्पांस है? राणा साहब को तो ये ख्याल है कि पीएमएलएन कोई कमज़ोर नहीं हुई, ये कोई रीशफल किसी परेशानी का नतीजा नहीं है, बल्कि पीएमएलएन ने सोच समझ के मौजूदा हालात में अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि माह रमज़ान के बाद एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक चलने वाली है। पीएमएलएन होगी, बाकी जमातें होंगी, मौलाना फजलुर रहमान होंगे। आपको क्या समझ आ रही? देखिए, तारीख तो यही कहती है कि जिस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह साहब एक शानदार किस्म की तहरीक बनाने के चक्कर में थे और उन्होंने तमाम पार्टियों को इकट्ठा कर लिया था, तो एक दिन वो उनके इजलास के दौरान उनको खबर मिली कि रात को तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जद्दा चले गए हैं। और पूरी पाकिस्तान एक होप में था कि बहुत बड़ी तहरीक मुशर्रफ के खिलाफ जमा होने वाली है। उस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह जैसा लीडर भी मौजूद था। तो तारीख तो हमें कुछ और बताती है। आगे अब राणा साहब उसने जन है, हमारे पास पार्टी के रहनुमा हैं, ये सोचते रहते हैं। तमाम पार्टी वाले उस वक्त तो यही सोच रहे थे। कभी गौस अली शाह साहब से पूछिएगा ना, जेल के अंदर क्या सोच रहे होते थे, यहाँ साद रफीक साहब क्या सोच रहे होते थे। यही सोचते थे बहुत बड़ी एक तहरीक चलने वाली है, और अभी नवाजा नसरुल्लाह को हमने इकट्ठा कर लिया है। और उस वक्त एक डिक्टेटरशिप सामने थी, मुशर्रफ था, वादे लोग समझते थे कि एक आदमी ने जमहूरियत का कत्ल किया है,
अभी तो लंगड़ी लुंडी जमहूरियत भी मौजूद है, आप असेंबलियों में भी बोल लेते हैं और मीडिया भी मौजूद है। तो मीडिया भी नहीं था कि गुबार लोगों का निकल आता, चेहरे लोगों के सामने हैं। मुझे नहीं लगता कि एक छोटा सा मसला है ना कि नवाज शरीफ साहब की जो बेल की एक्सटेंशन की पिटीशन थी, रिव्यू था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। पता नहीं अब उनको मजीद बेल मिल रही है नहीं मिल रही, लंदन जाना भी मुश्किल लग रहा है। आपके फॉर्मूले के हिसाब से तो फिर नवाज शरीफ साहब को प्रवास कर जाना चाहिए, बरतानिया चले जाना चाहिए। नहीं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो बेल जो थी वो तमाम जुडिशियल नॉर्म्स के मुखालिफ ली गई थी और वो 6 वीक्स दिए गए थे और वो जुडिशियल कोई तस्वर ही नहीं। मैं बताई तौर पर मैं हाईकोर्ट का लॉयर हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, तो हाईकोर्ट मतलब कोई तस्वर ही नहीं है कि आप एक उसको सस्पेंड करते हैं, आप बेल एप्लीकेशन भी नहीं लेते, आप एक सस्पेंड करते हैं कुछ अरसे के लिए एक सेंटेंस को, जो कि इख्तियार हाई कोर्ट का था और ये अनप्रेसिडेंटेड है, दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं होता। और इसलिए करते हैं कि जाओ जाके आप इलाज करा के देखो और फिर उसके बाद आके आपके 6 हफ्ते के बाद इलाज का तो बहाना था, तो 6 हफ्ते के बाद आप वापस आ जाते हैं और आप कहते हैं कि हमारी डील नहीं हुई। मेरी जहां तक इत्तलात है, बताएं राणा साहब इस करेंगे, कुछ बहुत अहम तरीन लीडर्स जो हैं वो उन्होंने उनसे गुफ्तगू करके जब पता चलता है तो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर ये डील हो जाती थी। असल में मरीम नवाज जो हैं वो किसी तौर पर भी अपने करियर को सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये इस तरह की डील नहीं हो पा रही। वेरी इंटरेस्टिंग। एक ब्रेक में ले लूं। बात यहाँ की मोहतरमा डील शायद हो जाती, बात बन जाती, मगर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अपने ज़ाती जो पॉलिटिकल करियर है उसे फेंकना नहीं चाहती, उसे सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती, तो फिर होगा क्या? बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। सीधा चलता हूँ जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ। आरिफ हमीद भट्टी साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको पहली दफ़ा एक बाकायदा तौर पे ओहदा मिला है PMLN के अंदर, और उसके साथ ही हमने देखा कि बहुत मुद्दतों के बाद, बहुत हफ्तों के बाद, बहुत महीनों के बाद गालिबन उनके बहुत ही असर्टिव पुरएहतमाद किस्म के ट्वीट्स सामने आए हैं जिसमें वर्कर्स का जो हौसला है उसे बढ़ाने की कोशिश की गई। क्या हम कह सकते हैं कि अब लीडरशिप जो है वो मरियम नवाज साहिबा की तरफ बढ़ रही है? अब मरियम नवाज जो हैं वो PMLN की लीडर के तौर पर इमर्ज करेंगी? मैं एक गुजारिश करता हूँ, ये सच नहीं है, एक कोशिश की गई है। मेरी गुजारिश है कि ओरिया मकबूल जान साहब को मैं सेकंड करता हूँ, मेरी इतला के मुताबिक और उनकी फैमिली ज़राए के मुताबिक फैमिली बारगेनिंग हो गई थी, तकरीबन ऑलमोस्ट पैसे तंग हो गए थे। और अगला फ्यूचर मोहतरम शहबाज साहब और हमजा शहबाज साहब का था। पिछले 1-2 माह देखें वो बहुत एक्टिव रहे, वो अपने टाइम पर गए और उसी टाइम पर उनके 20 साल बाद बेटी हुई थी, औलाद नहीं थी उनकी, तो वो वापस आ गए। मरियम को गुस्सा ये था कि पैसे दोनों भाइयों ने, हुसैन और हसन ने इनकार कर दिया कि हमने इतनी बड़ी अमाउंट नहीं देनी, इसे मिनिमम किया जाए। मरियम ने घर में इनके तकरार हुई मोहतरमा इनकी जो नवाज शरीफ साहब की वालदा, तो मरियम का ये स्टैंड था कि हमारे चचा ने और उनकी फैमिली ने हमारा साथ नहीं दिया, मैं भी चले जाऊँ, मेरा बाप वालद भी चले जाए, मेरी दोनों भाई भी इश्तिहारी हैं, तो ये पार्टी तो पूरी की पूरी शहबाज साहब के घर चले जाएगी, हमजा साहब के पास चले जाएगी। उसके बाद पैसा भी सारा अरबों खरबों रुपए हमें देना पड़ेगा। लेकिन पैसे देने किसको थे? क्या पैसे अदालत में जमा करवाने का फैसला है, हुकूमत को देने हैं, प्री बार्गेनिंग है? पैसे किसको देने हैं? पैसे देने का तो मतलब यह है कि आप अपने जुर्म को तस्लीम कर लेते हैं, कन्विक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, बाज ताकतें सऊदी अरब इसमें आया, मैं नहायत जिम्मेदार जराए से राना साहब का फर्ज हक है वो इस पर इख्तलाफ करें, मुझे हरगिज़ नहीं है, पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कतर और सऊदिया बीच में आया, लेकिन एक बंदा जिसका नाम इमरान खान है उसने कहा नहीं, राइटिंग में होंगे पैसे, वैसे नहीं होंगे। पिछले 8-10 दिन से वो किसी को सुना रहे हैं कि ये मैंने अगर NRO दिया तो मुल्क से गद्दारी होगा, और ये ऑलमोस्ट सीजन ना, ये भी बात सच है कि इमरान खान से कोई NRO नहीं मांग रहा था, ना वो NRO देने की पोजीशन में है, ये सारी तल्ख हकीकत है। बात यह है कि एक तो राना साहब ने फरमाया मुहर्रम रमजानुल मुबारक के बाद मूवमेंट चलाएंगे। आपको अगर याद होगा, डॉक्टर साहब आप साहिब इल्म है, नवाज शरीफ रातों रात चले गए थे जद्दे
पिन्निये दबाने वाले अलग थे, बाजू दबाने वाले अलग थे, पाए बनाने वाले, फिरनी वाले अलग थे। ये मैं सारी चीजें चैलेंज कर रहा हूं, कहेंगे तो नाम और पासपोर्ट की फोटो कापी भी जनाब को सेंड कर दूंगा। कितनी मूवमेंट चली थी पाकिस्तान में, हु का आलम हो गया था, दरख्त जिंद परिंद आके एहतजाज करने लग पड़े, फिर मियां नवाज शरीफ साहब नाहल हुए। पाकिस्तान में कितनी तरीके चली, कितने सड़क बुलंद हुए, कितनी देर रुकी, कितनी ट्रेनें जाम हुई, कितने रक्षे रुक गए, उसके बाद गिरफ्तार हो गए, फिर कितनी मूवमेंट चली, कितने एहतजाज हुए, उसके बाद फिर शहबाज साहब भी गिरफ्तार हो गए, ये जो कितने एहतजाज हुए, कितने झगड़े हुए, कितनी हड़तालें हुई। राणा साहब को तो मैं आखिरी बात, ये पुरअमन एहतजाज इनका हक है, लेकिन मुस्लिम लीग नून एहतजाज वाली पार्टी नहीं है। राणा साहब, ये जो सूरत हाल है, ऐसा लगता है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। एक बार फिर वो 2000 का समा, 2000 का 2001 का समा वापस आ गया है। ये PMLN की रैंक एंड फाइल में जिस किस्म की डिसीजन मेकिंग हो रही है, इससे इस्तराब तो पाया जाता होगा। एक खबर तो ये है कि ख्वाजा साद रफीक साहब को कोई खबर ही नहीं थी कि क्या फैसले हो रहे हैं। वो लोगों से पूछते भी रहे हैं, वो बड़े हैरान परेशान थे, वो किसी हद तक ज़रूर परेशान थे, तो और लोग भी परेशान होंगे। देखिए, मुझे बड़ा एहतराम है आरिफ भट्टी साहब का भी और या मकबूल जान साहब का भी, और उन्होंने दोनों ने जो गुफ्तगू फरमाई है वो शायद उन हालात की तस्दीक कर दी उन्होंने जिसका हमें गुमान है। गैर जमहूरी क़ुव्वतों का कि आज भी मुदाखलत जो है और एक सिलेक्टेड हुकूमत के होते हुए, तो ये सारी चीज़ें मुमकिन जो जिन खदशात का इजहार किया कि उस वक़्त जो डिक्टेटर था उसकी कैद में जो नवाज शरीफ था वो डील करके चला गया। नहीं, लेकिन राणा साहब, क्या आप मान रहे हैं कि हालात ऐसे ही हैं कि शरीफ बरादरान कहीं और से डील कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान उस डील का हिस्सा नहीं है, इसलिए हर 3 दिन अपनी तकरीर में वो वार्न करते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, ये कौम से गद्दारी होगी, यही कह रहे हैं ना आरिफ हमीद भट्टी साहब। तो फिर आप फिर मानते हैं कि ऐसा हो रहा है, आपकी लीडरशिप ऐसा कर रही है? देखिए, मैं जो मुझसे बहुत ज्यादा बाखबर 2 मेहमान हैं आज आपके प्रोग्राम में, मैं उनकी बात को मानते हुए हालात का तज्जिया कर रहा हूँ कि अगर ये सब कुछ हो रहा है और बाखबर जराए से इनको मालूम है कि ये हो रहा है, तो फिर हम एक बनाना रिपब्लिक के अंदर अगर हो रहा है, तो हमारे बारे में इंडियन नैरेटिव है वो भी दुरुस्त है, फिर हमारे बारे में जो दुनिया भर में नैरेटिव है वो भी दुरुस्त है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वी आर डूम्ड। फिर तो ये मुल्क चल नहीं सकता। नहीं, लेकिन राणा साहब, या आपने मान ली है इनकी बात, या आप कह रहे हैं कि ये पता नहीं है या नहीं है, ये ख्वाबी ख्याल देख रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, डोई मार रहे हैं, खामखा हो रहा है ऐसे? मिलकर तज्जिया कर देते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। मेरा अपना ख्याल है कि अगर आपकी बात मान लो कि मेरे लीडर ने उस वक्त गलती की थी, मुशर्रफ की कैद थी, जान का खतरा था, हालात दोस्तों का प्रेशर था, वो हालात से समझौता किया, चले गए, क्या वो फिर वही काम करेंगे? मेरा ख्याल है नहीं करेंगे। और जहां तक ये हुकूमत है, लेकिन राणा साहब आपसे, लेकिन राणा साहब करने की, राणा साहब से नवाज शरीफ साहब ने एक डॉक्टर साहब राणा साहब से एक बात करने की इजाजत दे दें, आप बहुत स्वीट आदमी है। अच्छा, राणा साहब नहायत काबिल एहतराम, देखे पुरअमन एहतजाज करना आपका राइट है, मुझे ये वजह बता दें, जब नवाज शरीफ साहब लंदन से 17 घंटे की फ्लाइट जो 7 घंटे लेट हुई पाकिस्तान तशरीफ लाए और उन्होंने इश्तिहारात दिए थे पहले शहबाज साहब ने कि लोगों का जम्मे गफीर होगा, समुंदर होगा, तो शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम मस्जिद लोहारी से एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंच सके थे? ये वजूहात क्या है? तो सफर तो कोई 7-8 किलोमीटर का था अंदाजन, क्या वजह थी? बड़ा अच्छा सवाल है। और जो उस वक्त हमारे हालात थे हमारी पार्टी के, वहाँ अगर मेरे पार्टी के 100-200 बंदे की टांगें तोड़ देते डंडे मार के, तो क्या मैसेज मेरी, हम इलेक्शन में हम क्या करते? मैं समझता हूँ कि शरीफ साहब ने बड़ी समझदारी की, से मुल्क को बचाया और एक पार्टी को इलेक्शन में ले गए, वरना अगर उस दिन हमारे 200-300 बंदे खत्म हो जाते तो मेरा ख्याल है हमारा इलेक्शन उस दिन खत्म हो जाता। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी दर हकीकत एहतजाज करने वाली पार्टी नहीं है, इस किस्म का कोई खतरनाक एहतजाज कर भी नहीं सकती। देखिए, लीडर्स जो होते हैं वो उनको लड़ाने के लिए उस वक्त तैयार नहीं थे कि उस वक्त लड़ाई हो। मियां साहब आ रहे थे, जेल जाने की तैयारी थी, सारा कुछ अपनी जगह पे मौजूद था,
जो पॉइंट हम स्कोर प्रूव करना चाह रहे थे वो प्रूव हो रहा था उसके अंदर उस वक्त। आज तो पूरा पाकिस्तान बाहर निकलने को तैयार है। आप बाजार में चले जाएं, आपके कैमरामैन रोज जाके लोगों के मुंह में माइक डालते हैं, आगे से वो क्या कहते हैं, बददुआएं देते हैं, गालियां देते हैं। कभी आपने पाकिस्तान में ये चीजें पहले देखी थी? जो हालात हैं आवाम के, क्या आप जानते हैं कि इस पाकिस्तान के साथ, इस हुकूमत के साथ जिन लोगों ने इनको वोट दिए थे उनका आज क्या तजजिया है? क्या आप जानते हैं कि इनके पीटीआई के मेंबरान पब्लिक की प्लेसेस से भाग चुके हैं? जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, हम लोग तो इन दिनों में, जिन दिनों में ये जुमा बाजार और रमजान बाजार लगते थे, हम जाके सब्जियों के भाव देखते थे, हम जाके कंट्रोल कमेटियों में बैठते थे। किधर है आज पीटीआई के लोग? बाजार में जाएंगे तो लोग शायद जूते मारेंगे इनको, इसलिए वो गायब हो गए हैं। मकबूल जान साहब, क्या पंजाब अच्छा, औरिया साहब मेरे साथ शायद नहीं है, मुझे सुन नहीं पा रहे, उनकी लाइन जो है वो कटी है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, देखें, राना साहब बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर आपने जो पूरी कहानी आप सुना रहे हैं, ये जो मंजरनामा आप पेश कर रहे हैं, अगर ये सही मान लिया जाए तो फिर तो एक कोई थर्ड फोर्स है, खलाई मखलूक है, कोई और है जो सब कुछ ये कर रहा है। लेकिन राना साहब ये कमेंट नहीं कर रहे कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपकी क्या इस पर राय? तो इसकी माकूल बात है, ज्यादा दूर ना जाए। राना साहब शहबाज शरीफ साहब को फोन कर लें कि भाई आपकी बात किससे चल रही थी, इससे भी दूर ना जाए। उनकी सेकंड वाइफ है मोहतरमा तमीना दुर्दानी, 4 दिन पहले उनकी खासी लंबी चौड़ी अपने शोहर से बात लंदन हुई है, उनको फोन करके पूछ लें। इससे भी दूर ना जाए। सिर्फ और सिर्फ मरियम साहबा वाइस प्रेसिडेंट है ना, उनके पास जाए, उनके मैडम अचानक आपने ट्वीट बंद क्यों कर दिए थे? हकायक को नहीं जुड़ाया जा सकता। हिस्ट्री इतनी खौफनाक चीज है, इसे जो लिखता है ना हकायक मसख नहीं कर सकता, इसे हकायक मसख नहीं कर सकता। अब भी ये मूवमेंट की पोजीशन में नहीं है, अब भी बातचीत चल रही है। मैं कह रहा हूं आज भी बातचीत चल रही है। एक प्रेशर है, जैसे आसफ अली जरदारी साहब पर केस हुआ, आपने देखा होगा वो एकदम पैसे पर्दा चले गए। जब नवाज शरीफ पर जेआईटी बनी तो वो किस तरह भड़क रहे थे, किस तरह इनसे रिजाइन मांग रहे थे। अब उन्होंने बिलावल को आगे कर दिया, लेकिन पीछे वो ही स्ट्रेटेजी चल रही है। ये सच है कि 2007-8 में जब आए थे तो कियानी के साथ डील करके नहीं दोनों जमातें आई थी। क्यों हकीकत को मसक करने की कोशिश कर रहे हैं ये चूरी खाने वाले। और दूसरी एक बात बता दूं, इनके राना साहब से साथ भी बात हुई, अब शायद राना साहब इख्तलाफ करें। चौधरी निसार साहब की भी कुछ बंदों से बात हुई है, एक का नाम कोड वर्ड में उन्होंने परवेज खां रखा है, एक का अकबर खां, वो भी तो 2-3 दिन से एक्टिव हुए हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है इख्तलाफ राय है, उन्होंने कुछ लोगों ने माइंड किया है ये रातों रात किस तरह। आप तो वोट को इज्जत दो, और अपनी पार्टी में आपने 15-20 बंदे कर दिए, आपको पूरा पाकिस्तान नजर ही नहीं आया। सारी पार्टी पंजाब में, लाहौर में बांट दी, सेंट्रल पंजाब में बांट दी। तो इख्तलाफत तो हैं। कल अगर ये मूवमेंट चलाएंगे तो ये इनका राइट है। इमरान खान साहब ने भी तो जब जो चलाया था, वो जो लॉन्ग मार्च किया था, एक ब्रेक ले लूं, नाज़रीन, कुछ तो हो रहा है पीएमएलएन के अंदर, कुछ तो हो रहा है, ब्रेक ले लूं, कुछ तो हो रहा है पीएमएलएन के अंदर जिसे माना नहीं जा रहा। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, मैं जाना तो चाह रहा था राना अफजल साहब की तरफ ब्रेक के बाद, लेकिन राना अफजल साहब के साथ मेरा कनेक्शन जो है वो ड्रॉप हुआ है। जैसे ही मेरा कनेक्शन राना साहब से दोबारा जुड़ता है तो मैं राना साहब के पास सवाल लेके जाऊंगा, लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब से मैं इसी चीज़ को उठाना चाहता हूँ। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपने वक्फे से पहले आपने भी और औरिया मकबूल जान साहब ने बुनियादी तौर पर आपने ये केस रखा कि शरीफ ख़ानदान जो है वो कुछ ताकतों के ज़रिए एक डील करना चाह रहा था, या समझौता करना चाह रहा था, नेगोशिएशन करना चाह रहा था। वो तकरीबन मुकम्मल हो गई थी, लेकिन फिर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने उसमें रखना अंदाज़ी की, उन्होंने उससे एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी रकम है, ये हम नहीं करेंगे, वगैरह 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 सब। लेकिन राना साहब ये कहते हैं कि हमारी लीडरान ने इस किस्म की डील या गलती 2000 में भी की थी और फिर खमियाजा भी उन्होंने भुगता था। तो दोबारा हमारी लीडरशिप जो है इसी किस्म की हूबहू इसी किस्म की मिस्टेक जो है ये ब्लंडर नहीं कर सकती। इसका ये बात में तो खासा वजन है राना साहब की, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, 100% मैं अब भी कह रहा हूं डील हो रही है, खत्म नहीं हुई 100%। 2002 में जब गए थे, कोई मुस्लिम लीग नून की क़यादत 3 बंदे ले आए जिन्होंने कहा था डील के तहत गए हैं। वो तो बहुत अरसे बाद वो सऊदीयन आए और आके उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए ना, कोई 3 बंदे। मैं डॉक्टर मोहित पीरजादा को जज बना देता हूं इसमें। जब वो छोड़ के गए
जब उन्होंने कहा डील नहीं करके गए, मदीने और मक्के कस्में खाई। 3 मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा बता दें जिनमें से किसी एक को पता था, उन्होंने कहा होगा डील की हुई है। ऐसी चीजें करप्शन की और डील की रसीदें नहीं होती, ये खुफिया तरीके से होती हैं। गाड़ी बदल के जाया जाता है, गाड़ी जाते जाते दूसरी गाड़ी आती है, अपना मोबाइल भी उस गाड़ी में छोड़ दिया जाता है, फिर ड्राइवर के फोन से बातें होती हैं। क्या शहबाज साहब सिर्फ 5-6 दिन के लिए नहीं गए थे? अभी शामी साहब फरमा रहे थे शायद 7 को आ जाए, शायद 8 को आ जाए, और शायद ही जंप लगाया रोजों के बाद आ जाए। देखिए, हमें ख्वाब नहीं आता, हम सिर्फ जो छुपी चीजें ढूंढते हैं। हो सकता है मेरी भी इस ब्रेक के दौरान किसी से बात हुई हो। मरियम नवाज शरीफ साहब आज भी चाह रहे हैं डील हो जाए, उनकी तबीयत नासाज है, इसमें दो राय कोई नहीं है, लेकिन पैसे में बहुत बड़ी ताकत है। आपको पता है जहांगीर ने अपने बाप को ना जेल में कैद कर दिया था कि उसने कहा मुझे बच्चों को ना जरा कुरान पाक हिफ्ज कुराने दो जो मेरे इधर इर्द गिर्द है। उन्हें कहा तुम्हें बच्चों में बादशाहत का शौक है, तो मरियम को बादशाहत का शौक है, वो थोड़ी सी देर में जाएगा। अच्छा, अभी 2-4 स्टेप और है। अच्छा, अभी 2-3 चले, मरियम नहीं जाना चाह रही। अगर मरियम नहीं जाना चाह रही है, मरियम लीडरशिप ढूंढ रही हैं, मरियम दोबारा से मुतहरिक हो गई हैं, एक्टिव हो गई हैं, ट्वीट्स कर रही हैं, तो फिर तो डील नहीं हो सकती ना। मतलब सबसे ज़्यादा जो नवाज शरीफ साहब के बाद उनके घर में कदावर शख्सियत है, सबसे अहम जो शख्सियत है, वो तो मरियम ही है। जब मरियम एग्री नहीं कर रही है तो फिर डील कहाँ से होगी? नहीं, मरियम ऑलमोस्ट एग्री कर भी रही थी, नहीं भी कर रही, पैसों पे बात रुक गई है। पैसे नैब ने जो एस्टीमेट लगाया बहुत ज्यादा है। पैसे हुसैन और हसन के नाम हो चुके हैं सबसे ज्यादा। मैं आपको इतला देने लगा हूं, जब इनकी दौलत तकसीम हुई थी, इनके मुख्तार साहब थे मियां शरीफ साहब के, उसके बाद नवाज शरीफ ने अमलन सारा पैसा दे दिया है, बात चल रही है। बच्चे सिर्फ पैसे कम कह रहे हैं, कल को हो सकता है डील ना भी हो, इसमें दो राय कोई नहीं है। अगर ये पैसे नहीं देते, प्री बार्गेनिंग नहीं करते, तो यकीनन इनके पास सियासी हल तो होगा। लेकिन शहबाज साहब और नवाज शरीफ साहब की तकरीबन रास्ते अलग अलग आपको बज़ाहिर नजर आएंगे। ये बात आप प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा रख लें, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला काम आएगा। अच्छा, जरा रुके, मैं देखूंगा राना अफजल साहब मेरे साथ। राना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आया कल परसों से, मुझे आवाज आ रही है। कल परसों से हमजा नवाज एक्टिव नजर आए हैं इस सारी जो बंदरबांट हुई है उहदों की वोट को इज्जत देने पे। अच्छा, राना साहब, आपकी बात में बड़ा वजन है कि भाई लीडरशिप ने पहले भी डील की थी। जी राना साहब, आपने जो वक्फे से पहले कहा कि हमारी लीडरशिप ने पहले अगर गलती की थी 2000 में, तो उस गलती का खुमियाजा भुगता था। ये हम नहीं समझते कि दोबारा हमारी लीडरशिप इसी किस्म की गलती करेगी। लेकिन राना साहब, ये भी एक हकीकत है कि मसलसल बात हो रही थी, इल्ज़ाम लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब बरतानिया जाना चाह रहे हैं, लंदन जाना चाह रहे हैं। फिर 26 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दी, तो PML की लीडरशिप ने कहा कि नहीं, यहीं अपना इलाज करवाएंगे, खाका नवाजी साहब ने कहा। और अब जो 26 या 25 अप्रैल को डाली थी, पिटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा हारिस साहब ने, उसमें दोबारा लंदन जाने का जिक्र था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको 3 तारीख को रद्द कर दिया है। तो अब तो बाकायदा ऑफिशियल ब्लैक एंड वाइट में उन्होंने लंदन जाने की इस्तदा कर दी थी। तो जो आप जब कहते हैं कि बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ तो जो फैक्ट्स ऑन ग्राउंड्स हैं राना साहब, वो सपोर्ट नहीं करते आपके मौक़िफ़ को। देखिए, मैं भी अपनी वजूहात बता देता हूँ कि एक तो कन्विक्शन हुई है, वो रिवर्स कैसे होगी? वो रिवर्स होगी, इसका मतलब है जो पावर ब्रोकर्स हैं वो कोई रास्ता निकालेंगे। मियां नवाज शरीफ तो नहीं निकालेंगे, पावर ब्रोकर्स रास्ता निकालेंगे। जिस तरह की बात भट्टी साहब ने की, एक बात इन सारी गुफ्तगू से आज यहाँ हो गई कि वो जो ब्रोकर हैं, वो जो सौदे करने वाले लोग हैं, क्योंकि ताली 2 हाथों से बजती है। अगर डील की बात हो रही है, आप नवाज शरीफ एक साइड की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ब्रोकर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी बात हम क्यों नहीं करते? आज अगर डील हो रही है तो फिर वो कानून से बालातर हो रही है। तो वो कौन सी ताकतवर चीज़ है जो पाकिस्तान को के अंदर इस किस्म के बड़े बड़े फैसले कर रही है? मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क की ट्रेजिडी है। अच्छा सर, ये बड़ी मजे की बात है आप है कि आप ब्रोकर्स का इशारा भी कर रहे हैं, हमें भी कह रहे हैं कि ब्रोकर्स का जिक्र करें, लेकिन आप ये नहीं मान रहे कि डील हो रही है। मतलब आपकी लीडरशिप की, आप ब्रोकर्स की भी बात कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, कभी खलाई बखलू, कभी तो ये तो बता दें कि फिर क्या वाकई हो रही है डील? डील तो दोनों तरफ से होगी ना, अकेले तो नहीं। देखिए मोहित पीरजादा साहब, मोहित साहब, इतनी देर से आप मेरी कम अकली को या मेरी कम जो कम इल्मी को आप कबूल कर लें कि मेरी नज़र में ना वो डील करेंगे ना हो रही है।
लेकिन यहाँ तो ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनके पास सबूत अच्छा। हैं, तो मैं उनको नहीं झुठला सकता। तो फिर मैं यही कह सकता हूं ठीक कि है। वो जो ब्रोकर हैं आज फिर वो कानून की धज्जियां राणा सर, बिखेरते लेकिन हुए मेरा डील कर सवाल रहे तो ये हैं। था कि नवाज शरीफ साहब ने तो शीप्स का भी जिक्र करें। सर ब्रोकर और नो ब्रोकर, लेकिन राणा साहब ब्रोकर और नो ब्रोकर, नवाज शरीफ साहब ने तो पिटिशन डाली है कि मुझे लंदन जाने दें, मेरी बेल एक्सटेंड कर दें, मुझे लंदन जाने दें। उसमें उन्होंने कानून कन्विक्शन के सेट तहत। असाइड की तो बात ही नहीं की। वो तो कानून फिजिकल के दायरे सेंस में में रहते पाकिस्तान हुए, से, वो कानून के दायरे में रहते हुए, राणा साहब जो हो पहले सकता है भी वो उनको एक बेल और मिली डालें, है, कानून के दायरे में रहते हुए डालें, लेकिन ये जो अंडरहैंड चीजें हो रही हैं ये किस कानून के तहत हो रही हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी, इसका मतलब है उनको इल्म में होगा, एस्टैब्लिशमेंट के इल्म में भी होगा। तो ये कौन सी पावर्स हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हैं? डॉक्टर साहब मैं अर्ज करूं, अच्छा जनाब जी, बड़ी सर नहीं डॉक्टर साहब गुजारिश है, प्री बार्गेनिंग के तहत दर्जनों मुल्जमान रिहा हो चुके हैं, कैदी रिहा हो चुके हैं। नैब ऑर्डिनेंस में है, जब ये राणा साहब की हुकूमत थी तब भी ये आइन मौजूद था, कानून मौजूद था कि आपके पास नैब के पास केस है, लूटा हुआ पैसा दे। आपको याद होगा जिसके घर से पैसे मिले थे बलूचिस्तान के गार्बन कोई सेक्रेटरी थे और पता नहीं कितने 70-80 करोड़ वो पैसे देके चले गए। ये तो कानून में मौजूद है, ये पैसे बलूचिस्तान के, ये कोई गलत बात नहीं होगी। प्री बार्गेनिंग कानून का हिस्सा है। जब राणा साहब की 5 साल हुकूमत रही उस वक्त भी यही कानून था, उस वक्त भी कुछ लोग पैसे देके आए थे। लेकिन भट्टी साहब उससे प्ली पहले भी बार्गेनिंग ये तो कानून कानूनी था। तौर पे होगी ना उस कानून को भट्टी साहब, amendment प्ली कर conviction बार्गेनिंग से छुट के पहले तो नहीं हो होती है। सकती। प्ली बार्गेनिंग का मतलब है कि आप कानूनी तौर पे पैसा देंगे, अपने जुर्म को तस्लीम करेंगे, सिर्फ फिजिकल सेंस में सजा नहीं होगी। प्ली बार्गेनिंग जो है वो तो एक कानूनी तरीका है। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं वो प्ली बार्गेनिंग थोड़ा है। आप तो कह रहे हैं कि पीछे से पैसे देंगे, मानेंगे नहीं और चले जाएंगे। नहीं, ये इनकी ख्वाहिश है कि वो सऊदी और कतर पैसे दे दे गिफ्ट की सूरत में। मैं दोनों की ख्वाहिश है तो कोशिश बता रहा हूं, फैसला तो एंड पे अदालतों ने करना है। मैं अब भी उन्हीं बातों पे कायम हूं, लेकिन वो एक बंदा आपको मैंने अर्ज किया है, कल भी उन्होंने कहा गद्दारी होगी। वो किसी मकसद के लिए कह रहे हैं, वो मकसद के लिए कह रहे हैं। वही साहब, अगर कल उनकी बेल कंफर्म हो जाती तो आज हम तबसरे क्या कर रहे होते? अगर उनकी कल बेल कंफर्म हो जाती तो आज हम क्या तबसरे करते? क्या वो क्या करेंगे? राणा साहब बेल होना आपने उनका कहा था हक है, भाग गए, लेकिन चले बेल से गए। केस खत्म नहीं होता, रेफरेंस चल रहा होता है। नहीं, वो तो शहबाज साहब की भी बेल हुई है, केस तो चल रहा है ना, रेफरेंस तो चल रहा है, बेल तो हो जाती है। लेकिन ये स्ट्रेस वाली बेल फर्स्ट टाइम हुई थी जिसको ओरिया मकबूल जान ने कहा, लेकिन बेल तो शहबाज साहब की हुई है। अंटैरम पे हमजा शहबाज मेरा भाई 3 केसों में परवेज मुशर्रफ की तो बेल भी नहीं हुई थी, उसको तो गिरफ्तार करना था। सौदेबाजी करके मुल्क से भागना, बीमारी का बहाना, लंदन है जाना, इन दोनों में फर्क है। राणा साहब एक आखिरी सवाल है कि जो सारे इल्जामात लग रहे हैं और आपकी लीडरशिप डिनाई करती है, आप भी डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर वाकई ही शरीफ बरादरान दोनों, नवाज शरीफ साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी मंजर आम से हट जाते हैं, बरतानिया पहुंच जाते हैं, वहां जाके चुप होकर बैठ जाते हैं, फिर आपका क्या रद्द अमल होगा? इमेजिन कर लें ऐसा हो गया है तो आप क्या महसूस करेंगे? फिर आप अच्छा महसूस करेंगे, बुरा महसूस करेंगे, छोड़ देंगे, पार्टी अलग हो जाएंगे, क्या करेंगे? मैं ये महसूस करूंगा कि हमारे लीडर्स की मजबूरियों को कैश किया गया और का राज पाकिस्तान में आ गया। उन ने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया और पाकिस्तान की हुक्मरानी के ऊपर पड़ गया और मेरे लीडर्स को मजबूर करके उन्होंने भेज दिया और यहाँ राज आ गया। मैं ये महसूस करूंगा, ये महसूस करेंगे। राना अफजल साहब बहुत शुक्रिया, आरिफ हमीद भट्टी साहब, इसी तरह और मकबूल जान साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम के शुरू में मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। PMLN की सियासत में कुछ तो हो रहा है जिसे कोई भी मान नहीं पा रहा। ना इल्ज़ाम लगाने वाले खुल के बात कर पाते हैं, ना इल्ज़ाम को डिफेंड करने वाले खुल के बात करते हैं। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि PMLN की पावर डायनेमिक्स के अंदर कुछ तब्दीली आ रही है। बात करते रहेंगे इस पर। आज इतना ही, बहुत शुक्रिया।